आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए आप लोग अच्छे से इसे पहले देखिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे भी, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान सभा में क्या कह रहा है कि जो प्रस्तावित मूल संविधान सभा है, ठीक है ना, उसमें कुल सदस्यों की जो विभाजन है वो किस प्रकार से क्या है कि आपको निश्चित होना हुआ था, यही आपसे क्या है कि पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या कहा जा रहा है, देखिए कि प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, उसके बाद कह रहा है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, फिर है आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब इसे समझिए। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, और इसमें जो है टोटल 389 सदस्य जो थे वो आपको होने थे, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो गठित संविधान सभा है उसमें कुल आपको 389 सदस्य होने थे, ठीक है ना। जिसमें से आपको क्या था कि दूसरे 96 जो था वो आपको ब्रिटिश भारत से, और 93 जो था वो आपको देशी रियासतों से आना था। क्या था, देशी रियासतों से आना था। तो देखिए, तो इधर जो देख रहे हैं ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत में या आपको ब्रिटिश प्रांत आते थे, और साथ साथ आपको जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वो भी आता था। तो देखिए, दूसरे 92 और 4 टोटल हो गया आपको 296 सदस्य, जो कि आपको कहाँ से जानते हैं, तो आपको ब्रिटिश भारत से, कहाँ से, ब्रिटिश भारत से। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। और 93 सदस्य जो था वो आपको देशी रियासतों से आना था। कहाँ से आना था, देशी रियासतों से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में जो होते हैं प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तब क्या कहेंगे जानते हैं, 389, जिसमें से आपको 11 ब्रिटिश प्रांतों से, दूसरे 92, ठीक है ना। उसके बाद 93 सदस्य जो थे वो आपको देशी रियासतों के आने थे, और 4 जो थे वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आना था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। देखिए, अगर आप समझ में आती है या नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम हर हाल में जो है समाधान करने का प्रयास कर सके, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को पहचान लीजिए, इसका सही आंसर है क्या, इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था, यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है। तो जैसा कि अभी आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपको तिरंगा है, क्या है, तिरंगा है। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव है संविधान सभा में किसने पेश किया था, यह ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, और डी कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर, ये जो संविधान सभा में है राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जो पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इन्होंने क्या किया था जानते हैं, एक चीज याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को क्या कहते हैं कि आपको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव को भी क्या कहते हैं कि आपको पेश किए थे। तो यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें क्या पेश किया गया था। तो देखिए, तो इसमें जो पेश किया गया था ना, वो आपको संविधान के मूल आदर्श, क्या पेश किया गया था, संविधान के जो आपको मूल आदर्श है उसी को क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव में क्या पेश किया गया था, तो आप क्या कहोगे, संविधान के मूल आदर्श, ठीक है ना। इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको क्या हुआ था कि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और अभी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है साथियों, वो आपको तिरंगा है, क्या है, तिरंगा है। इन चीजों को आपको याद रखना है। और इस तिरंगा के जो क्या है कि आपको लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो आपको क्या रहते हैं, 3:2 है। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एक याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है ना, ये प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो ऐसे प्रश्न सबको भी आपको अच्छे से देख लेना था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। दूसरी बात कि भारत विभाजन की जो योजना है, क्या है, योजना है, उसको कांग्रेस के अधिवेशन में किसने पेश किया था,
तो क्या कहेंगे जानते हैं? गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक चीज याद रखिएगा, ये आपको प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको वल्लभ भाई पटेल थे। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज समझ में आगे होंगे। तो आपका प्रश्न जो कह रहा है मूल रूप से क्या कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तब क्या कहोगे? जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको सही है। इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताओगे ताकि आपकी समस्या का हम हर हाल में जो है समाधान कर सके। ठीक है ना? बार बार बोल रहे हैं कि जो भी दिक्कत हो आप हमें बताएंगे। ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कब? यानी कि किस ईस्वी में बने थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1947। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं कि आपको 15 अगस्त कितना 15 अगस्त 1947 को ये प्रधानमंत्री बनते हैं। एक चीज याद रखिएगा। और आपको 27 मई क्या है 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर वो किन क्या जानते हैं? आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है ना? तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है आपको प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ दिलाया था वो कौन दिलाया था? तो देखिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ दिलाया था ना वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने दिलाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन दिलाया था? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की क्या हो जाती कि आपको मृत्यु हो जाती। और ये पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के क्या होते कि आपको पहले प्रधानमंत्री बनते थे। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग भारतीय विदेश नीति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय विदेश नीति का जनक। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय विदेश नीति का जनक जो है इन्हें कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? पंडित नेहरू को। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी कि बताइए कि सर ये जो भारत की विदेश नीति है वो आपको क्या है? तो देखिए तो भारत की जो विदेश नीति है ना वो आपको गुटनिरपेक्ष क्या है? गुटनिरपेक्ष है। तो देखिए तो थोड़े थोड़े ऐसे चीजों को आपको याद रखना है कि भारत की विदेश नीति क्या है बताइए। तो वो आपको गुटनिरपेक्ष है। तो क्या प्रश्न आपका कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आप क्या कहोगे? 1947 में। और डेट पूछेंगे 15 अगस्त 1947 को और 27 मई 1964 तक ये क्या थे कि देश के प्रधानमंत्री थे। और इन्हें जो शपथ दिलाए थे वो कौन जानते हैं? आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए यहाँ से और भी कुछ ईस्वी है जिसे आप लोग जान लीजिए। देखिए जैसे 1946। तो देखिए 1946 में क्या हुआ था? तो आपको संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन। देखिए जहां हम डेट से लिख रहे हैं देख लीजिएगा, संविधान सभा का जो है गठन वो कब हुआ था? क्या कहेंगे? 1946 में। कुछ ईयर है उसको देख लीजिएगा। 1948 में क्या होता है? आपको 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या कर दी जाती है कि आपको हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे चीजों को भी आपको याद रखना है। और 30 जनवरी को हम लोग गांधी जी के पुण्यतिथि पर ही राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं। 1949 में क्या हुआ था कि आपको संविधान जो था वो आपको अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत हुआ था। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझ जाना है। और 1949 में जो हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था वो कब हुआ था जानते हैं? वो आपको 26 नवंबर को। कितना को? 26 नवंबर को। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो देखिए आपका जो 3 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि पंडित नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री कब बनते हैं? तो 1947 में। और कब तक करते हैं? 27 मई 1964 तक। और पद पर रहते हुए मरने वाले हमारे देश के ये पहले पीएम होते थे। इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संवर्धित सूची किसके संविधान से ली गई? मतलब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो संवर्धित सूची का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए में कह रहा है आपको यूएसए। उसके बाद आपको ऑप्शन बी कह रहा है कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको क्या है कि संवर्धित सूची का प्रावधान क्या है? संवर्धित सूची का प्रावधान। और इसके अलावा जो है आपको प्रस्तावना की जो भाषा है क्या है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको कहाँ से लिया गया है जानते हैं? तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया के
संविधान से लिया गया था। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है यूएसए के संविधान से जो है वो आपको मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार, इसी को हमको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये लिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्रस्तावना का विचार क्या है, प्रस्तावना का जो विचार है क्या है, विचार है वो भी आपको अमेरिकी संविधान से जो है लिया गया है। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद याद रखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। इसके अलावा आपको उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति के जो पद है क्या है, पद है, यह आपको यहीं से लिया गया है। इसके अलावा आपको जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका, यह भी जो लिया गया है कहाँ से, वह आपको अमेरिकी संविधान से। इसी जनहित याचिका को हम लोग PIL भी क्या कर रहे हैं, क्या आपको बोलते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो इसमें बहुत कुछ आपको नहीं बताया, जैसे राष्ट्रपति परमाभियोग की प्रक्रिया हो गई, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें जो अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। फिर आपको कनाडा के संविधान से, तो देखिए, तो कनाडा के संविधान से हमारे देश में क्या लिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि कनाडा के संविधान से हमारे देश में जो है आपको संघात्मक मॉडल क्या है, संघात्मक मॉडल को जो लिया गया है वो आपको कनाडा के संविधान से। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति क्या कहेंगे, नियुक्ति, ठीक है ना, विषयक प्रक्रिया क्या है, विषयक प्रक्रिया, यह जो लिया गया कहाँ से, आपको कनाडा के संविधान से। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां है क्या है, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है ना, जो आपको केंद्र में है, ठीक है ना, तो यह भी जो लिया गया क्या सिद्धांत है, तो आपको कनाडा के संविधान से। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि बताइए संघात्मक मॉडल, राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया, अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया था, आप क्या कहोगे, कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद है आपको जर्मनी, तो जर्मनी के संविधान से जो है ना वो आपको आपात उपबंध को लिया गया, किसको लिया गया है, आपात उपबंध को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। आपका प्रश्न क्या कह रहा था कि भारतीय संविधान में संबंधित सूची किसके संविधान से जो है वो आपको ली गई है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, जहां से आपको संबंधित सूची का प्रावधान और प्रस्तावना की जो भाषा है उसे क्या किया गया है कि आपको लिया गया है। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि संबंधित सूची में जो अभी विषयों की संख्या है वो आपको 52 है, लेकिन मूलतः जो इसमें विषयों की संख्या थी वो आपको 47 थी। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और संबंधित सूची के विषयों पर साथियों कानून बनाने का जो अधिकार होता है ना वो आपको केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन विवादास्पद स्थिति में क्या होता है, केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं वो आपको मान्य होते हैं। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप लोग इसे देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक भारत है एक क्या, यह पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है धर्म, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है ना, यहाँ राष्ट्र होगा देख लीजिएगा। उसके बाद है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, उसके बाद है आपको हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना। और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो भारत जो है ना वो आपको एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए तो भारत में क्या है कि किसी एक धर्म को जो है आपको विशेष जो है आपको क्या मान्यता नहीं दिया गया। यहाँ सभी धर्मों को जो है समान अवसर जो है वो आपको दिए गए हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और देखिए भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसकी चर्चा जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है। क्या है, प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना में आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था वो आपको 1976 में क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो 1976 में संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था, इसके तहत जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन, तो देखिए तो एक है आपको समाजवादी, क्या है, समाजवादी, ठीक है ना। एक है आपको पंथ निरपेक्ष, क्या है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। इसके अलावा एक जो है आपको अखंडता, क्या है, अखंडता। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, देखिए यहाँ ध्यान से 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो होता है आपको 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत क्या है, तब क्या कहोगे कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और यहाँ से एक चीज आई प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है 1976 में, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आप याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अब तक कितने बार संशोधन हुआ, तो क्या कहिएगा
एक बार। और यह संशोधन कब हुआ था जानते हैं? तो वह आपको 1976 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जानते हैं? तो आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पॉलिटी में भी पूछ लिए जाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में। और इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन। तो साथियों ये जो देख रहे हैं 44वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? तो याद रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन जो है यह आपको 1900 कितना में जानते हैं? 78 में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए इससे पहले जान लीजिए कि आपको ये जो 5 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा कि भारत क्या है? तो वह आपको एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिए। कह रहा है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो देखिए कह रहा है प्रस्तावना पर, उसके बाद कह रहा है मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, और उसके बाद जो है नीति निर्देशक तत्व पर। तो देखिए तो सबसे ज्यादा संविधान निर्माताओं ने जो ध्यान दिया था वो आपको प्रस्तावना पर। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो आपको किस देश से लिया गया है? तो यहाँ देखिएगा अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। वहीं आपको मूल कर्तव्य जो है वो आपको रसिया से लिया गया। कहां से? रसिया से। उस समय का कहेंगे तो आपको सोवियत संघ, क्योंकि यह 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार जो है वो आपको साथियों अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यह आपको आयरलैंड के संविधान से जो है वो आपको क्या जानते हैं? प्रभावित है। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप क्या कहोगे जानते हैं? तो वो हो जाएगा आपको आयरलैंड। ठीक है ना। मौलिक अधिकार क्या होंगे? तो वो आपको अमेरिका। उसके बाद है मूल कर्तव्य, तो यह कहां से जानते हैं? रसिया। तत्कालीन सोवियत संघ कहिएगा। ठीक है ना। प्रस्तावना तो आपको अमेरिका। और इसमें पूछ देगा कि बताइए कि इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की भाषा यह कहां से प्रेरित है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना होगा। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसे क्या कहा जाता है? देखिए तो ये जो प्रस्तावना है ना, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? प्रस्तावना। आपको दूसरी बात है कि आपको संविधान की जो कुंजी है क्या है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा संविधान की जो कुंजी है वो आपको प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ऐसे चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ जाएंगे। देखिए और यहाँ से छोटी छोटी चीजों भी आपको बताई जाती हैं, आप इसे अच्छे से क्या करेंगे देख लेंगे। अब आइए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा क्या है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिए। पहले आप लोग इसको पढ़िए उसके बाद जो है हम इसे देखेंगे। ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है समझिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो है आपको आख्या प्रदान की गई? मतलब कि संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही जाती है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी जो है वो आपको मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो देखिए तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, क्या जानते हैं कि संविधान की जो आत्मा कही जाती है वो आपको प्रस्तावना को। ठीक है ना। तो ये जो संविधान की आत्मा है प्रस्तावना को कौन कहा था जानते हैं? तो यह आपको ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। कौन कहा था? ठाकुर क्या है? ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? तो आपको संविधान की आत्मा कहा था। तो उनका नाम याद रखिएगा ठाकुर। क्या है? ठाकुर। आजकल ठाकुर भाई तो क्या गलती लिखा रहे होते हैं देखिए। हाँ ठाकुर। अब नहीं गलती लिखेंगे देखिए ना। हाँ अब सही हो गया। ठाकुर दास भार्गव ने क्या है? भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं कि आपको आत्मा कहते हैं। ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। तो दूसरी बात आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम लोग संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचय पत्र कहते हैं, जो कि आपको नानी पालकी वाला ने क्या कहा था कि आपको कहा था। ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र क्या है? भारतीय संविधान का जो है क्या जानते हैं? परिचय पत्र क्या है? परिचय पत्र किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो परिचय पत्र है वो आपको प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। और कौन कहते हैं? तो याद रखिएगा नानी पालकी वाला। कौन कहते हैं? नानी पालकी वाला। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है ना। तो कभी कभी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो होते हैं अक्सर आपको पूछ लिए जाते हैं, तो उसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। और ये देखिए ये जो प्रस्तावना का विचार है बताए थे कि आपको अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जबकि इसकी जो भाषा है क्या है?
भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना। अभी भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए कल्याणकारी क्या है, कल्याणकारी राज्य की क्या करना जानते हैं, स्थापना करना। क्या करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यही इसका क्या था कि आपको उद्देश्य था। किस कारण है, तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये इसी उद्देश्य से मतलब कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या जानते हैं स्थापना के उद्देश्य से क्या था कि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है यानी कि डीपीएसपी को क्या है जानते हैं कि आपको आयरलैंड के संविधान से जो है वो आपको लिया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो इसे समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, संविधान की, ठीक है ना, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का क्या है कि आपको उल्लेख है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी अनुसूची दी गई है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 8वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अब देखिए अब 8वीं अनुसूची में जो है वो आपको क्षेत्रीय भाषाओं का क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया। इस चीज को आपको याद रखना है, किस भाषा का, क्षेत्रीय भाषाओं का चर्चा किया गया है, ठीक है ना। फिर आपको 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियां क्या है, केंद्र और राज्य के बीच क्या है, राज्य के बीच जो आपको विधायी शक्तियां, कौन सी शक्तियां, विधायी रुक जाइए, ओहो बहुत हट गया। देखिए यहाँ 7वीं अनुसूची में जो है समझिए केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियां है यानी कि संघ सूची क्या है, संघ सूची, ठीक है ना। इसके अलावा आपको राज्य सूची क्या है, राज्य सूची। इसके अलावा जो है वो आपको समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची। इस सब का क्या किया गया कि आपको प्रावधान जो है वो आपको 7वीं अनुसूची में जो है वो आपको किया गया। 3 चीजों को याद रखना है। फिर है 9वीं अनुसूची, तो इसमें आपको भूमि सुधार से संबंधित कानून का क्या उल्लेख है, क्या है, भूमि सुधार से संबंधित कानून। और यह जो है आपको 9वीं अनुसूची या संविधान में जो है 1951 में जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन चीजों का आपको याद रखना है। और ये जो 10वीं अनुसूची है, ठीक है ना, तो 10वीं अनुसूची में क्या है जानते हैं कि आपको दल बदल से संबंधित जो कानून है उसका उल्लेख है। क्या है, दल बदल, क्या है, दल बदल से संबंधित, क्या है, दल बदल से जो संबंधित कानून है उसका क्या है कि आपको उल्लेख किया गया। किस में जानते हैं, तो आपको 10वीं अनुसूची में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। तो वही करा कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तब क्या कहोगे, 8वीं अनुसूची में। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि 8वीं अनुसूची में मूल में कितनी भाषाएं थी। तो देखिए तो 8वीं अनुसूची में ना साथियों याद रखिएगा मूल में तो आपको मतलब कि भाषा की संख्या थी, क्या थे, भाषा की संख्या वो आपको कितनी थी जानते हैं, 14। क्या है, 14। फिर 1967 में इसमें एक भाषा जोड़ा गया, सिंधी। क्या जोड़ा गया, सिंधी, ठीक है ना। तब इसमें जो भाषा की संख्या बढ़कर हो गई वो आपको 15। फिर आपको 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया था, कौन कौन, तो देखिए कोंकणी क्या जोड़ा गया था, कोंकणी, ठीक है ना। कोंकणी के अलावा आपको मणिपुरी, क्या है, मणिपुरी। मणिपुरी के अलावा जो है वो आपको नेपाली, क्या है, नेपाल। ये तीनों जो था जोड़ा गया था वो आपको 1992 में। तब हो गया आपको कितना जानते हैं, 18। फिर 2003 में इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, क्या जोड़ा गया था, बोडो, याद रखिएगा। डोगरी, क्या है, डोगरी। इसके अलावा आपको संथाली, क्या है, संथाली। और इसके अलावा जो है आपको मैथिली, क्या है, मैथिली, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा सा समझिएगा कि सिंधी को कब जोड़ा जाता है। तो ये जो सिंधी देख रहे हैं इसे 1967 में जोड़ा गया था। इधर जो देख रहे हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसे जो है वो आपको 1992 में जोड़ा गया था। इधर बोडो, डोगरे, संथाली, मैथिली, इसे जो जोड़ा गया था 2003 में। तो इन सभी चीजों का साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। देखिए हम यहाँ पे आपको एक डीप एनालिसिस इसलिए दे रहे हैं ताकि जो कम्पिटेटिव स्टूडेंट है उनका भी क्या हो कि अच्छे तरीका से जो है आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है वो आपको छूटे नहीं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप 11th 12th की भी तैयारी करते हैं तो आपके पास इन चीजों की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से ही क्या है कि आपको संबंधित है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी थी, तो आप क्या कहिएगा जानते हैं, 9वीं अनुसूची। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ टू द पॉइंट है, ये क्या करा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तो आप क्या कहिएगा जानते हैं, 8वीं अनुसूची में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है
समझिएगा, ठीक है ना। पहले आप लोग इसे देख लीजिए, उसके बाद जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए अभी समझा है, कह रहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, क्या जानते हैं सम्मिलित भाषाओं की संख्या जो है वो आपको कितनी है, अभी के हिसाब से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपको, देखिए था 19, उसके बाद ऑप्शन बी जो कह रहा है वो आपको 18, ऑप्शन सी जो है वो आपको 22 और ऑप्शन डी जो है वो आपको 16। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, अभी बताए थे, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन सी, वो आपको 22, क्या हो जाएगा 22। तो इसके बारे में विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट अभी बताए हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सारी चीजों का बढ़िया से डिटेल्स बताया था, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज हाँ याद रखिएगा कि ये जो 8वीं अनुसूची देख रहे हैं, इसमें मूल में जो था वो आपको 14 अनुसूचित भाषाएं थी, क्या थी 14 जो थी वो आपको क्षेत्रीय भाषाएं थी, क्या थी 14 क्षेत्रीय भाषाएं थी, ठीक है ना। इन सभी चीजों का आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को लेकर, देखिए यहाँ पर जो होगा ना, देखिए राजभाषा क्या हो जाएगा, राजभाषा टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, राजभाषा क्या कह रहा है। अब पढ़िए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 343 से 351, ठीक है ना। देखिए इसमें इतना दूर दूर का ऑप्शन दिया गया है कि देखने से पता चला है कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि 343 से 351 में जो है राजभाषा का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया था, अनुच्छेद ये हो जाएगा। अगर हम भाग पूछेंगे, क्या करेंगे भाग पूछेंगे, तो भाग 17 में जो है वो आपको राजभाषा का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। अनुच्छेद कहेंगे तो 343 से 351, तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, वो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा जो है इसे मान्यता जो है आपको प्राप्त है। तो कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, उसके बाद कह रहा है हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी, क्योंकि हिंदी को जो है वो आपको अनुच्छेद 343 के एक के तहत जो है राजभाषा का क्या किया गया है कि आपको दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और यह हिंदी जो है वो आपको देवनागरी लिपि में लिखा, क्या है देवनागरी लिपि में लिखी। देखिए अनुच्छेद 343 के एक में जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी, जो कि आपको देवनागरी लिपि में क्या होगा, लिखित होगा। तो इन चीजों को याद रखना है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और यहाँ से हिंदी से दो चीज याद रखिएगा, एक आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्या है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए साथियों हम लोग ना हिंदी को 2 ही दिन याद करते हैं, ठीक है ना। और वो 2 दिन कौन कौन है जरा सा देखिए। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ना साथियों, वो आपको 14 सितंबर को, क्या है 14 सितंबर को जो होता है वो आपको मनाया जाता है। और इसी में पूछ लेंगे कि बताइए विश्व हिंदी दिवस क्या है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है जानते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको 10 जनवरी, क्या आ जाएगा 10 जनवरी। तो ऐसे चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को क्या होता है जानते हैं कि आपको राजभाषा के रूप में संविधान सभा के द्वारा जो था वो आपको बनाया गया था। देखिए इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं आप 11 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न जो साथियों क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, अभी जस्ट बताया आपको अनुच्छेद 343 के एक के तहत। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि तुरंत अभी बताया तो तुरंत अभी बताया, इस पर विशेष रूप से क्या चर्चा करें, ठीक है ना। तो देखिए जो भी चीज आपको बताए जाते हैं सारे चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको देखना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये सारी चीज जो है आपके एग्जाम में जो होते हैं अच्छे से पूछे जाते हैं। बस इसको पढ़ रहे हैं तो ये मत पढ़िए कि हम 11th 12th के व्यू से पढ़े। ये जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो आपको कम्पिटेटिव व्यू से हो रही है, ठीक है ना, ताकि आपका जो है प्रूफ जो ज्यादा हो लाइफ में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है 1955 है, क्या है 55 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है विजय खेर, ऑप्शन बी वी कृष्णा। तो देखिए इसका सही आंसर एक ही बार जान लीजिए, विजय खेर थे, कौन थे विजय खेर। तो 1955 में आपको राजभाषा आयोग गठित हुआ था। तो यहाँ से डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि प्रथम राजभाषा आयोग क्या कहेगा? प्रथम राजभाषा क्या है? प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? तो यह देखिएगा, प्रथम राजभाषा आयोग जो है वो आपको 1955 में क्या हुआ था? गठित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजय खेर थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि राजभाषा क्या हो, इस पे सुझाव बुझाव देने के लिए क्या है, इसका जो था गठन किया गया था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो आपको विजय खेर ने किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप लोग बताएंगे, और क्या दिक्कत हो रही है ये भी आपको क्या कहना है कि आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हम लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। देखिए कमेंट को आप छोड़ दीजिएगा, जैसे मुझे छुट्टी मिलेगी हम कमेंट को रीड करेंगे और आपकी समस्या का जो है हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है वो क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है 1922 में, देखिए क्या है 1922 में, देखिए यहाँ 92 दे दिया था, आप इसको 1922 कर लेना। क्या कर लेना? 1922, ठीक है ना। देखिए 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 1922 में यह उद्गार जो थे वो आपको व्यक्त किए थे। उसके बाद आपको मोतीलाल नेहरू, तो देखिए तीन के बारे में कहीं कहीं लिखा रहेगा 1924 में भी, और कहीं कहीं आपको मिलेंगे 1928 में। कारण बताते हैं तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, किसमें? नेहरू रिपोर्ट में व्यक्त किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, किस रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में यह चीज को व्यक्त किया गया था। और 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा, किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी कभी 1924 में जो होता है आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। फिर यहाँ पर आया गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपको गांधी जी के क्या थे जानते हैं? तो आपको राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सबका थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक को लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? लोक मानने के नाम से। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो समझ में आ गए होंगे, और इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो आपको ये होगा, क्या होगा? ये होगा। तो आप लोग इसे बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है ना। और जहां दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताओगे ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कह रहा है समझिए, ठीक है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग पहले देख लीजिए। कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था? देखिए औपचारिक रूप से करा है कि किसके द्वारा, यानी कि सीधे समझिए यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया गया था, या औपचारिक रूप से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा एम एंड आई। क्या हो जाएगा? एम एंड आई। अब यहाँ पे समझिए मोतीलाल नेहरू ने क्या किए थे कि आपको 1924 में, यानी कि आपको 1928, क्या ये दोनों आपको मिलेंगे, क्या होंगे? मिलेंगे, ठीक है ना। व्यक्त किए थे कि भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1934 में क्या किए थे? उद्गार व्यक्त किए थे कि भारतीयों का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। एम एंड आई ने प्रत्यक्ष रूप से, कैसे है? प्रत्यक्ष, ठीक है ना, याद रखिएगा प्रत्यक्ष रूप से क्या किए थे कि आपको 1934 में यह उद्गार व्यक्त किए थे कि आपको भारतीयों का जो संविधान हो, ठीक है ना, भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। और यही से क्या होता है कि आपको जब देखा कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं एम एंड आई, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जब आपको अंग्रेजों से संविधान की मांग की, तो इसके बाद कांग्रेस भी जो था वो हरकत में है, और उसने भी क्या किया 1935-36 में जो है अंग्रेजों से संविधान की क्या किया कि आपको मांग किया। उसके बाद है महात्मा गांधी, ये आपको 1922 में क्या कहते हैं कि अंग्रेजों से आपको संविधान के जो थे वो आपको मांग किए थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। लेकिन इस प्रश्न को वीवीआई करके लगा लीजिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है, ठीक है ना, यानी औपचारिक रूप से कह रहा है। तो संविधान की जो मांग किए थे वो कौन किए थे जानते हैं? तो वे आपको एम एन राय ने किए थे 1934 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से साथियों समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आ गया तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या कर रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? क्या है? क्या अर्थ निकलता है? कह रहा है कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जो है जनता में निहित है, ठीक है ना। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व
करते हैं। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर क्या है कि आपको आधारित है। तो देखिए, तो हम भारत के लोग का मतलब हो गया कि भारतीय गणराज्य की जो प्रभुसत्ता है वो आपको जनता में क्या है कि आपको निहित है। मतलब कि भारतीय संविधान जो किसको समर्पित है, तो भारत की जनता को समर्पित है। अर्थात यहाँ की जो आपको प्रभुसत्ता है किसमें निहित है, जनता में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। तो संविधान के आपको 4 जो है कम से कम मूल आदर्श वाक्य उसे आप याद रखेंगे, क्या जानते हैं उसके आदर्श वाक्य में। एक है आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है संपूर्ण, क्या है संपूर्ण, ठीक है ना। प्रभुत्व क्या है, प्रभुत्व संपन्न, इसे आपको याद रखना है। दूसरा जो है वो आपको क्या जानते हैं, समाजवादी, क्या है समाजवादी। और तीसरा जो है साथियों वह है आपको पंथ निरपेक्ष, क्या है पंथ निरपेक्ष। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और चौथा जो है थोड़ा सा याद रखिएगा, वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो आदर्श वाक्य क्या है, तो क्या कहेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। और भारतीय संविधान जो किसको समर्पित है, तो क्या कहेगा, भारत के जनता को जो है समर्पित है। इसीलिए शुरू होता है हम भारत के लोग से। किससे शुरू होता है, हम भारत के लोग से। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। मेरा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो देखिए, तो कहने का मतलब हो गया कि सभी नागरिकों को धर्म एवं क्या जानते हैं उपासना की स्वतंत्रता। क्योंकि आप लोग जानते होइएगा कि संविधान का जो आर्टिकल है 25, ठीक है ना, वो कहता है कि भारत में सभी लोगों को जो है अंतःकरण की क्या है स्वतंत्रता है। इसके अलावे आपको संविधान का आर्टिकल जो है आपको 15 वो कहता है कि आपको धर्म, जाति, लिंग इस सब के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आपको भारत को देख रहे हैं, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये होता है वहां पे सभी धर्मों को क्या है कि आपको समान मान्यता देना, ठीक है ना। तो ये जो आपका प्रश्न है, तो प्रश्न के अनुसार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा कि सभी नागरिकों को क्या जानते हैं धर्म एवं उपासना की क्या है कि स्वतंत्रता का जो है आपको अधिकार जो है भारत में दिया गया। और आप याद रखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जो था वो आपको 1976 में क्या था कि आपको जोड़ा गया था, क्या आपको पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, उल्टा लिखा गया था। देखिए पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं पंथ निरपेक्ष शब्द ये कब जोड़ा गया था, 1976 में संविधान की प्रस्तावना में। तो इन चीजों को भी याद रखना है। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वां संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये जो 17 नंबर प्रश्न है वो आपको आसानी से जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे और अगले प्रश्न को जो है वो आपको चलते हैं। तो 17 का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताओगे, जो भी दिक्कत है आप कमेंट लिख कर दीजिएगा। वहां पे क्या होगा कि हम बाद में जब कमेंट को रीड करेंगे तो वहां पे हम आपकी समस्या को हर हाल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है, समझिए। अगला 18 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो अभी बताए थे क्या कि संविधान की जो प्रस्तावना होती है हमारी शुरू किससे होती है, तो आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से, ठीक है ना, समाजवादी, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष और उसके बाद क्या है जनवादी गणतंत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ से संविधान की जो प्रस्तावना का जो मूल आदर्श वाक्य है वही आपसे क्या है पूछा जा रहा है। तो देखिए 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। हाँ एक चीज याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में जो है आपको 3 प्रकार के न्याय क्या क्या किया गया, क्या आपको चर्चा किया गया। इसके अलावे आपको क्या जानते हैं, समानता जो है क्या है, समानता 2 प्रकार के हैं, अवसर और प्रतिष्ठा की, क्या है अवसर और प्रतिष्ठा की, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के समानता को लेकर। उसके बाद स्वतंत्रता जो है संविधान की प्रस्तावना में वो आपको 5 प्रकार के जो है आपको वर्णित किए गए हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो संविधान की प्रस्तावना का जो आदर्श वाक्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा। तो सबसे पहले दिए गए ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व, क्या है प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपको दूसरा क्या, तो आपको समाजवादी, क्या है समाजवादी। उसके बाद जो हो जाएगा आपको पंथ निरपेक्ष, क्या है पंथ निरपेक्ष। देखिए और यहीं से आपको ऑप्शन को सजा देना है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। और चौथा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या हो जाएगा
लोकतांत्रिक, क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य। इन चीजों को आपको याद रखना है। तो देखिए, तो वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो आपको सही है। तो देखिए, पहले सबसे पहले क्या होगा, संपूर्ण प्रभु संपन्न। देखिए यहाँ पर भी आपको सार्वभौम सत्ता संपन्न है। उसके बाद आपको समाजवादी, देखिए यहाँ पे समाजवादी है, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष, यहाँ भी आपको पंथ निरपेक्ष है। लोकतांत्रिक गणराज्य कहिए या आपको क्या कहेंगे, जनवादी गणतंत्र कहिए, सब बात जो है आपको एक ही। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे साथियों क्या कह रहा है, समझते हैं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुसत्ता संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। देखिए, और ये जो उद्देशिका है, क्या है उद्देशिका, इसके बारे में जरा सा समझिए, ठीक है ना। तो इसी उद्देशिका को हम लोग क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रस्तावना बोलते हैं। और इसी को, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, जीवन साथी .com यानी कि अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आपको उद्देशिका है, प्रस्तावना है, यह आपको क्या जानते हैं, हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो आपके यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह किसने पेश किया था। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ये आपको पंडित नेहरू के द्वारा जो था आपको पेश किया गया था, कब जानते हैं, तो 13 दिसंबर 1940 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में आपको 8 अनुच्छेद जो थे वो आपको पेश किए गए थे। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद पेश किए गए थे, तो क्या कहिएगा, 8 अनुच्छेद उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कब जाता है, 13 दिसंबर 1940 को। और इसी में संविधान के जो मूल आदर्श होता है उसको पेश किया जाता है। और बाद में जब भारत का संविधान बनता है, ठीक है ना, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है, उस प्रस्तावना का जो आधार बनता है ना, यही आपको उद्देश्य प्रस्ताव क्या बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ये जो उद्देशिका है, उद्देशिका का जो मूल आधार था क्या था, तो क्या कहेंगे, तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में जो है लोक कल्याण शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या कर रहा है, समझिए। निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान में यानी कि किया गया था। मतलब उद्देशिका में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से दो शब्द जोड़े गए हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन एक कह रहा है, क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी कह रहा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द जो है आपको 1976 में क्या किया गया था, कि आपको जोड़ा गया था किस संशोधन द्वारा, जानते हैं, तो आपको 42वां संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं 20 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है आपको 44वां संशोधन, ये कब हुआ था, तो देखिए, तो 44वां संशोधन जो हुआ था साथियों, वो आपको 1978 में हुआ था। कितना हुआ था, 1978 में। उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि आपको 42वें संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो आप याद रखिएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया था, उसको भी आपको याद रखना है, अखंडता। क्या है, अखंडता। ये जो 20 नंबर प्रश्न है, सही आंसर इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है ना, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, आपको शेयर करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगती हो तो थोड़ा सा इसे क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।